नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तब आप सभी घटनाक्रम को सही तरीके से जान पाएंगे, सभी विचारों को जान पाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा विवाद का भी मुद्दा है। इतिहासकारों के बीच इसे लेकर अनेक राय हैं। तो आज हम सभी इतिहासकारों की जो भी विचारधाराएं हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तब आप सब चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और ये काफी प्रामाणिक वीडियो होगा, काफी संतुलित वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर हम चर्चा के मुख्य बिंदु में क्या क्या बातें आज हम सीखने वाले हैं, पूरा जो डिस्कशन है वह इन्हीं टॉपिकों पर आधारित है। तो ये टॉपिक कौन कौन से होंगे, इस लेक्चर में आगे किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, किस आधार पर चर्चा की जाएगी, इन सब के बारे में हम सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे मोपला। तो यहाँ पर हम मोपला के बारे में जानेंगे कि मोपला कौन थे। सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, कौन थे और ये किस धर्म से जुड़े थे और ये कहाँ के निवासी थे, इनके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर एक शब्द में इसे मैं परिभाषित करने की कोशिश करूं तो हम सबसे पहले मोपलाओं का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो ये मोपला विद्रोह कहा जाए यहाँ पर, फिर इसे मोपला दंगा कहा जाए या फिर मोपला नरसंहार कहा जाए, हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है उसके विषय में क्या किसने कहा है, और इसके साथ साथ कि क्या इसे किसान आंदोलन कहा जाए, क्या कहा जाए, इसे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि मोपला के बारे में जानेंगे, फिर जो ये विद्रोह हुआ या दंगा हुआ या नरसंहार हुआ या यह किसान आंदोलन था में से क्या था और इसे किस व्यक्ति ने क्या बताया है, इसे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कि क्या इस आंदोलन में, क्या इस विद्रोह में, क्या इस नरसंहार में कांग्रेस का भी हाथ था या नहीं, और इसके साथ साथ गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी इस हिंसक विद्रोह में। जो कि गांधी जी का आंदोलन था वह तो अहिंसक था, लेकिन इस हिंसक विद्रोह के बारे में गांधी जी ने क्या कहा, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ इस जो आंदोलन था इसका प्रमुख नेता कौन था और इससे जुड़े क्या रिकॉर्ड हैं, इन सभी को हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम विचारकों के विचार को समझने की कोशिश करेंगे। इतिहासकारों ने इसके विषय में क्या क्या मत दिए हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके बारे में क्या कहा है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एनी बेसेंट ने इस बारे में क्या कहा है, उनकी क्या रिपोर्ट है, उनकी क्या बुक है, उन सबके बारे में हम डिटेल में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ वीर सावरकर ने इसके विषय में अपने क्या मत प्रकट किए हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक जो है त्रासदी हुई थी वैगन ट्रेजरी, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर डिस्कशन किया जाएगा और बहुत डिटेल के साथ, बहुत सटीक और प्रामाणिक तरीके से इन सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम सबसे पहले मोपला के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, मुसलमानों का भारत में आगमन 7वीं सदी में होता है, बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि जब इनका आगमन होता है तो किस रूप में होता है, अरब व्यापारियों के रूप में होता है। ये यहाँ पर व्यापारी बनके आए, ये बात क्लियर की हमने। फिर यहाँ पर आए और केरल में बसे और यहाँ की महिलाओं के साथ शादी किया, जिसके कारण इनको मोपला कहा जाने लगा, बात क्लियर। अब यहाँ पर मोपला जो है इसको क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, तो मलयालम भाषा में मोपला का जो अर्थ होता है वह होता है दामाद या फिर जमाई, क्योंकि यहाँ पर आए बसे और महिलाओं के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ शादी की। अब ये काफी समृद्ध थे, व्यापारी थे, लेकिन इनकी स्थिति खराब कब, क्यों, कैसे होती है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, पुर्तगालियों का आगमन 15वीं और 16वीं सदी में बताया जा रहा है। आपको ध्यान देना होगा कि 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री के रूप में भारत आता है। तो वही दौर है कि 15 और 16वीं सदी जो होती है वहां पर पुर्तगालियों का आगमन होता है, जिसके चलते
इनके आने के कारण ये जो मोपला थे, इनका व्यापार जो था वह बेकार हो गया। बेकार हो गया मतलब इनके जो व्यापार पर अधिकार थे, इनको किसने छीना? पुर्तगालियों छीना, जिसके कारण इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति गिर गई। अब क्या होता है, पूरी पृष्ठभूमि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हिंदू जमींदार थे जिन्हें जिनेमी कहा जाता था, वे कौन थे? वे नंबूदरी और नायर उच्च जाति के हिंदू थे। हम पूरी घटनाक्रम को लाइन से समझ रहे हैं। तो हिंदू जमींदार थे, उनको जिनेमी कहा जाता था। कौन थे? नंबूदरी और नायर थे, उच्च जाति के थे। इनके यहाँ अब ये खेती किसानी करने लगते हैं। मोपला जो व्यापारी थे, अब वो किसान के रूप में बदल चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या होता है कि अब खेती किसानी अपना कर रहे हैं और आराम से जीवन जी रहे हैं, लेकिन घटनाक्रम यहाँ पर मोड़ लेता है। कहाँ पर? 1792 में मालाबार ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाता है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिर से मेरा प्राथमिक उद्देश्य आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पर सबसे ज्यादा जोर होता है। जैसे कि अगर हम इस चीज को फिर से अगर डिस्कस करने की कोशिश करें, तो मैं जल्दी से आपके माइंड में एक मैप बनाने की कोशिश करता हूं। देखें, जो 1790 और 1792 का दौर है, वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का दौर है। यहाँ पर टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया और अंग्रेज त्रावणकोर को अपना संरक्षित क्षेत्र मानते थे, जिसके कारण युद्ध होता है। और यहाँ पर अंग्रेजों ने टीपू को अलग थलग कर दिया और निजाम और जो मराठा थे उनको आपस में मिला लिया, जिसके कारण टीपू की हार होती है। और हार के कारण उसके साथ श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि होती है। दूसरी बात, उसे अपना आधा क्षेत्र गंवाना पड़ता है। और तीसरी बात, उसे युद्ध हर्जाना के तौर पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर यही वह दौर था कि जब मालाबार अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसने एक प्रसिद्ध वाक्य दिया कि हमने अपने मित्रों को मजबूत किए बगैर अपने शत्रु को सफलतापूर्वक कुचल दिया। तो आशा करता हूँ यह पूरा मामला आप समझ पाए होंगे कि मालाबार अंग्रेजों के अधीन कब, कैसे, किस लिए आता है। बोलो चमका। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या समझते हैं, यहाँ पर मालाबार जब इनके अधीन आ गया, तब क्या था कि ये क्या थे कि इनको सबसे ज्यादा टैक्स चाहिए, इनको रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जिसके कारण इन्होंने जो संरचनाएं थी उनमें बदलाव किया। अब जैसे कि यहाँ पर क्या था कि मालाबार में जो मुसलमान मोपिला थे वही किसान थे, और जो हिंदू थे वे जमींदार थे। जो हिंदू थे वे जमींदार थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फिर से चीजों को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि जब अंग्रेजों ने मालाबार पर कब्जा किया, तो जो जमींदार थे उनमें उनको ज्यादा अधिकार किस तौर पर प्रदान किया। जैसे कि अब यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं कि यहाँ पर टेनेंसी लॉ और इसके साथ साथ लैंड ओनरशिप जैसे रूल लागू करते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि जमींदार तो पहले से थे और ये सब अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन अब जो मालिकाना हक है, मतलब भूस्वामी का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर लागू किया गया और अंग्रेजों ने जमींदारों को भूस्वामी बना दिया। पहले जो लोग यहाँ पर किसानी करते थे, उनको जमींदार परंपरागत नियम से बंधे रहते थे, जिसके कारण वे इन्हें जमीन से, जैसे किसान को जमीन से हटा नहीं सकते थे। लेकिन जब से यह सिस्टम लागू हुआ, तब से जमींदारों और किसानों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो यही पूरा मामला था। अब यहाँ पर हम चीजों को एकदम लाइन से समझ चुके। क्या समझा हमने? यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो रूल नया लाया गया, जिसके कारण भूस्वामी बन गए जमींदार और किसान को हटाने लगे और कर भी ज्यादा लगाने लगे, जिसके चलते तनाव ज्यादा बढ़ने लगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले जो हिंदू जमींदार थे और जो मालाबार के मुसलमान थे, उनके बीच तनाव बहुत नाम मात्र का या नगण्य मात्र का होता था। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि मालाबार ने 19वीं सदी में, अब क्या होता है कि वही मामला कि जब यहाँ पर मालाबार में अंग्रेजों का कब्जा और जमींदार जो है वो प्रभुत्व हुए। अब अंग्रेजों और जमींदारों, यहाँ पर क्या बताया गया
कि अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज और जमींदार एक साथ हैं, यही दोनों शोषण कर रहे हैं इन दोनों का। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मालावार ने 19वीं सदी में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ लगभग 3 दर्जन से अधिक किसान विद्रोह किए थे। 3 दर्जन से अधिक किसान विद्रोह किए थे। और एक आंकड़े की माने तो यहाँ पर बताया जाता है कि 1836 से लेकर 1919 के बीच लगभग 29 ऐसे आक्रोश देखे गए थे। लगभग 29 ऐसे आक्रोश देखे गए थे, मतलब विद्रोह वाले। और यहाँ पर एक आंकड़ा इस रूप में भी दिया जाता है कि 1857 से पहले 22 ऐसे विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों का वर्णन ब्रिटिश इतिहासकार करते हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने समझ लिया। अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं। तब उनके बीच एक बहस थी कि जो मालावार की दमनकारी भूमि व्यवस्था है उसके कारण ये विद्रोह हो रहे हैं, या फिर जो धार्मिक कट्टरता का मामला है ये इसके लिए जिम्मेदार है। यह बहस का विषय था किसके बीच? जो ब्रिटिश अधिकारी थे। तो यहाँ पर अब एक इतिहासकार जिनका नाम क्या है, स्टीफन डेल है, उन्होंने हिंसा के लिए बताया क्या? उन्होंने बताया कि 2 तत्वों को यहाँ पर मर्ज किया गया था, मिलाया गया था। कौन कौन से? जमींदार और मोपला। जमींदार और मोपला को हिंसा के लिए मिलाया गया था। तो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि हम सभी पक्षों को देखेंगे, सभी इतिहासकारों के विचार को देखेंगे, उस समय की कौन सी राजनीतिक घटनाएं थी, सामाजिक घटनाएं क्या थी, आर्थिक घटनाएं क्या थी, कौन से आंदोलन थे, कौन से नेता थे, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत ही शानदार वीडियो होगा, जो कि आपकी सभी समस्याओं का, सभी संदेहों का जवाब देने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि अब यहाँ पर संरचना में बदलाव पहले ही हो गया था और जो जमींदार थे वे जो है कि भूस्वामी बन गए थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पृष्ठभूमि को क्लियर कर लिया। पृष्ठभूमि को किस रूप में क्लियर किया? मोपला कौन थे, कैसे थे, क्या मामला था और विवाद का क्या कारण था। इसके साथ साथ तृतीय एंग्लो-मैसूर युद्ध के बारे में भी हमने जान लिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्रोह किसने कहा, दंगा किसने कहा, नरसंहार किसने कहा और किसान आंदोलन किसने कहा। तो वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार यह एक किसान आंदोलन था, जो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि यह एक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया गया विद्रोह था। तो हम इन बातों को समझ रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ इतिहासकार इसको क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम होने के कारण, यह सांप्रदायिक दंगा होने के कारण इसे हिंदुओं का नरसंहार कहते हैं, इसे हिंदुओं का नरसंहार कहते हैं। यहाँ पर बहुत से विचार हैं, जैसे कि अभी आगे भीमराव अम्बेडकर, एन बेसेंट और वीर सावरकर के बारे में भी जाना जाएगा। इसके साथ साथ जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यह सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से किया गया हिंदुओं का नरसंहार था। और तो यही सब बातें हैं, सबके विचार हैं, सबको हमें जानने की जरूरत है। हमें केवल एक पक्ष दिखाया जाए यह भी ठीक नहीं है। तो एक बात यहाँ तक हम पूरा क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर फिर से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वे लिखते हैं, हार्डग्रेव, वो क्या कहते हैं कि शुरुआती चरणों में हिंदू स्पष्ट रूप से शामिल थे। इन्होंने क्या लिखा कि हिंदू स्पष्ट रूप से शामिल थे, लेकिन समय और बढ़ती हिंसा के कारण के साथ उनकी जो संख्या है वह तेजी से कम हुई। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआती दौर, बहुत से इतिहासकारों ने इस पर विचार किया और उन्होंने यह स्वीकार किया कि शुरुआती दौर में यह तो जमींदारों के खिलाफ ही आंदोलन था, लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ नेताओं के उग्र भाषण, उलेमाओं और धर्मगुरुओं के कारण यह सांप्रदायिक होना स्टार्ट हो गया। तो आगे इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। तो क्या कहा गया कि ना तो विद्रोह, इसके साथ साथ एक जो यहाँ पर एक जो है पुलिस अधिकारी, उन्होंने क्या कहा, जो उस समय वहां तैनात थे, तो उन्होंने कहा कि ना तो विद्रोह केवल मुसलमानों द्वारा लाया गया था और ना ही सभी मुसलमान विद्रोहियों के साथ थे। तो हमने सभी पक्ष को यहाँ पर देख लिया कि जो ये घटनाक्रम है ये कैसे कैसे बदल रहा है। अब तीसरा जो सबसे प्रमुख चरण है वो है कि कांग्रेस का हाथ और गांधी जी की प्रतिक्रिया। तो अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस दंगे को कांग्रेस ने कराया था। तो इस बात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या बातें हैं, तो यहाँ पर बात है कि अप्रैल 1920 में मालाबार के मंजेरी में कांग्रेस की एक कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है, और यहीं पर जो है कि मोपला को विद्रोह करने की प्रेरणा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर जो मोपला थे उन्होंने क्या कहा था
मांग को लेकर बातें शुरू की थी और कांग्रेस ने उनकी मांग का समर्थन किया था। तो बात क्लियर। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस आंदोलन में कांग्रेस का हाथ था, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये हिंसक विद्रोह हो रहा था तब जो है कि क्या था कि यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, तब एक बार जो है कि कांग्रेस ने इसका जो है कि इस पर खेद व्यक्त किया था। तो ऐसी बातें हैं। और इसके साथ साथ अगर हम शुरुआती चरण को देखें तो हाँ, ये सच है कि गांधी जी, शौकत अली और इसके साथ साथ कौन, अबुल कलाम आजाद और हजरत मोहानी जैसे नेताओं ने इसका समर्थन किया था। लेकिन जब यह घटना सांप्रदायिक होने लगी, दंगे में बदलने लगी, तब उन्होंने वापस अपना हाथ कर लिया। मतलब जो समर्थन था उसको खींच लिया, इस तरीके से अगर हम कहना चाहें तब कह सकते हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम समझ चुके। तो ये बात मैंने पूरा डिस्कस कर दी कि मतलब कांग्रेस को इस तरीके से हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो सभी बातों को हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं और तार्किकता के साथ समझ सकते हैं और फैक्ट के साथ समझ रहे हैं। अब आगे क्या बात कही गई कि 18 अगस्त 1920 को गांधी खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली के साथ मालाबार के कालीकट का दौरा करते हैं और यहाँ पर इनके 20,000 समर्थक थे और इन्होंने यहीं पर कहा कि आप सभी गांधी जी ने यहीं पर कहा कि आप सभी अंग्रेजों के साथ असहयोग व्यक्त करें। तो ये पूरा मामला हो गया। अब यहाँ पर मामला और ज्यादा जो है बिगड़ना शुरू होता है कि फरवरी, देखें हम 1920 का दौर पार कर चुके हैं। अब फरवरी 1921 की बात है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने खिलाफत की जो सभाएं थी उनको प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया और जो खिलाफत और कांग्रेस के बड़े नेता थे उन सबको यहाँ पर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब जब गिरफ्तारी होने लगी तब क्या मामला होता है कि जब जितने बड़े नेता थे वो सभी गिरफ्तार हो जाते हैं और जो स्थानीय मुस्लिम नेता होते हैं उनके हाथ में यह आंदोलन चला जाता है। यही पूरा घटनाक्रम है। तो यहाँ पर अगस्त 1921 में पुलिस और गोरखा रेजिमेंट ने तिरुरंगड़ी में एक प्रमुख मस्जिद में छापा मारा था और यहीं पर ये बात पता चली कि इस आंदोलन का प्रमुख नेता जो है वो बाद में कौन निकला, अली मुसियार। अब इसके बाद यहाँ पर इस मामला से और मामला बिगड़ गया। तो यहाँ पर जो गुस्साई भीड़ थी जिसके कारण इनको लगा कि ये जो मस्जिद में जो है कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, अर्थात ये हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तब इसके कारण जो भीड़ थी, जो वहाँ लोग उपस्थित थे, वो सभी गुस्सा हो जाते हैं और जो सुरक्षा बल थे उनके बीच और इनके बीच भिड़ंत हो जाती है, जिसके चलते 9 मुसलमानों और 2 ब्रिटिश अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है और शाम तक मार्शल लॉ यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। तो घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहा है इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक विद्वान है गंगाधरन, उन्होंने कहा कि कई विद्रोहियों को इस बात का संदेह था कि इसमें हिंदू शामिल हैं और वे कांग्रेस में भी शामिल हैं और वे अंग्रेजों से मिल सकते हैं, उनके प्रति जुड़ सकते हैं। इसलिए जब विद्रोही भीड़ में बदलने लगे तब उन्होंने हिंदुओं पर हमला करना शुरू कर दिया। ये इनके विचार हैं। इसको हमने समझ लिया कि घटनाक्रम कैसे बदला। अब इसके बाद इन्होंने बताया, यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जब मामला बिगड़ गया और जब आंदोलन हिंसक होने लगा तब यहाँ पर बताया गया कि हिंदुओं के साथ बलात्कार और उनका जबरन धर्म परिवर्तन, हत्या और उनकी संपत्ति को डेली लूटा जाने लगा। और यहाँ पर जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार 2337 लोग मारे गए पुलिस कार्रवाई में और जो घायल हुए उनकी संख्या 1652 बताई जाती है और लगभग 45,000 लोगों को पुलिस ने बंदी बनाया, विद्रोहियों को बंदी बनाया। और अगर गैर सरकारी आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर 10,000 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ पर गांधी जी की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसकी कोई आलोचना नहीं की, जबकि उन्होंने भूमि में सबसे बहादुर मोपलाओं को कहा और इसके अलावा कोई विशेष इनका जो है कि भाषण नहीं रहता। तो ये कुछ आलोचक जो हैं, कुछ व्यक्ति जो हैं, वो इस बात का भी प्रश्न यहाँ पर खड़ा करते हैं कि गांधी जो कि अहिंसक थे तो उन्होंने इस हिंसक आंदोलन हो रहे इस हिंसक विवाद को क्यों नहीं रोका। ऐसी बातें बहुत सी की जाती हैं, क्योंकि ये दौर जब था कि जब सभी नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तब वहां पर कोई प्रमुख नेता किसी भी बात को निपटाने अथवा सुलह के लिए, शांति बहाल करने के लिए नहीं जाता है। तो ये सभी बातें हमने समझ ली। अब इसके साथ साथ इसके प्रमुख नेता जो हैं और उनके क्या रिकॉर्ड हैं इनके बारे में हम जानते हैं।
तो दामोदर सावरकर अपने अर्धकाल्पनिक उपन्यास में मोपला विद्रोह को हिंदू विरोधी नरसंहार के रूप में परिभाषित करते हैं और 1924 में इनका यह जो उपन्यास है यह प्रकाशित होता है और काफी लोकप्रिय होता है। अब आइए आगे जानते हैं। अब यहाँ पर पुस्तक एक है, वो है, उसका नाम है द मोपला रेबेलियन। 1921 के अनुसार हाजी को एक डाकू बताया गया जिसने विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगर यहीं पर अब हम फिर से वही बात कह रहे हैं कि हमें सभी पक्षों को देखना है, तो जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनके अनुसार हाजी जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और इन्होंने खिलाफत का भी समर्थन नहीं किया था। और इसके साथ साथ कुछ और जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि हाजी और मुशियार जैसे लोगों ने क्या किया था कि जो जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है और हिंदुओं की संपत्ति को लूटा जा रहा है, इसे रोकने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति को लेकर के सभी व्यक्तियों के जो विचार हैं उनको मैंने बता दिया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें एक पक्ष को नहीं देखना है, इतिहासकारों के जितने भी पक्ष हैं उन सभी को जानने की कोशिश करना है। तो ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो डिप्टी कलेक्टर श्री गोपालन नायर थे उन्होंने कहा कि हत्या, डकैती और जबरन धर्म परिवर्तन और हिंदू महिलाओं पर अत्याचार ये डेली का कार्य हो गया था। उस समय यह डेली हो रहा था, प्रतिदिन हो रहा था, बात गोपालन नैयर जी ने कही। अब इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माता श्री भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसके विषय में क्या लिखा, क्या कहा, और ये बातें प्रमाणिक हैं और मैंने अपने विचार कहीं पर भी नहीं व्यक्त किए हैं। मैंने हर जगह संतुलित होकर के आपको पूरी बातें बताने की कोशिश की है कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, किस व्यक्ति ने क्या कहा और इसके साथ साथ ये घटनाक्रम कैसे कैसे बदला। तो यहाँ पर अब हम भीमराव अम्बेडकर जी की जो बुक है भारत का विभाजन, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो वहां पर क्या कहा गया कि उसकी ये जो बात मैंने ली है ये द प्रिंट का आर्टिकल है, वहीं से ली है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोर्स भी बता दिया। तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपना पेज संख्या और पृष्ठ संख्या भी द प्रिंट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको किसने लिखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा कि दो मुस्लिम संगठनों उद्मा ए काबा, जो कि जिसे कहा जाता है कि मक्का तीर्थ के सेवक, और केंद्रीय खिलाफत समिति द्वारा किए गए आंदोलन का परिणाम था। ये जो विद्रोह हुआ, हिंसक नरसंहार हुआ, यह इन्हीं दोनों का जो आंदोलन था उसका परिणाम था। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि ये अफवाह फैलाई गई कि जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत है वो दार उल हरब है, हमें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना चाहिए और भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। अब आगे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इनकी सभी बातें हमने देख ली और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि उस समय बहुत लोगों का नरसंहार किया गया और बहुत लोगों को भगा दिया गया, और तमाम बातें इन्होंने लिखी कि जैसे कि लाखों के ऊपर यह संख्या है और कितने लोग धर्मांतरित हुए, कितने लोगों को मार दिया गया, इसके विषय में कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह संख्या बहुत बड़ी थी, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी का तर्क है और उनके विचार हैं। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ों को आसानी से देख लिया। अब हम दूसरे विचार को देखने की कोशिश करते हैं। तो 1921 के बसंत में मालाबार के पहले सुधार सम्मेलन की अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी, और एनी बेसेंट जी ने द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स अपनी बुक में इस विषय में लिखा है विस्तार से, इस बुक में विस्तार से लिखा है, और ये बातें द प्रिंट में भी लिखी गई हैं। वहीं से मैंने इस चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और 1 अगस्त 1921 को यह हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मालाबार विद्रोह में पहला कदम कब उठाया गया, 1 अगस्त 1921 को उठाया गया। और यहाँ पर बताया गया, इन्होंने स्वयं लिखा है कि उस जिले के मुसलमान मोपला हथियार तैयार करने के लिए 3 सप्ताह से जुटे थे। तो ऐसी बातें एक बार पहले भी वहां देखी जा चुकी है, शायद मैंने ना बताया हो कि जो अर्नाड खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे उनको जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो मोपला तलवार और भाला लेकर के उनको घेर लेते हैं, और यहाँ तक पूरा हमने मामला देख लिया। अब इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी बातें लिखी कि बहुत से हिंदू महिलाओं का कत्ल कर दिया गया, जो गर्भवती महिलाएं थी उनको उनके पेट चीर दिए गए, और इसके साथ साथ जो कुएं थे उन कुएं जो है कि लाशों से पट गए। ऐसी बहुत सी बातें एनी बेसेंट जी ने लिखी, और इन्होंने लिखा कि हिंदुओं की संपत्तियों को लूट लिया गया और उनका जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया गया। अब यहाँ पर बताया गया कि हाजी इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बताया गया, और
यहाँ से जो कानून व्यवस्था थी, हाँ ये निश्चित बात है कि वहाँ से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होगी और लगभग 4 महीने का समय ये बताया जाता है। और यहाँ पर क्या कहा गया कि हाजी वहाँ के शासक भी बन गए और उन्होंने जजिया कर भी लागू किया, हिंदुओं पर जजिया कर भी लागू किया गया। लेकिन जनवरी 1922 में अंग्रेजों ने इनको पकड़ करके गोली मार दिया और ये जो आंदोलन था इसे बहुत हिंसक तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से अंग्रेजों ने दबाया भी था। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि जो ये विद्रोह था इसे दबाने के लिए मालाबार स्पेशल पुलिस फोर्स और गोरखा सैनिकों के मदद से इस आंदोलन को समाप्त किया गया। तो यहाँ तक पूरा मामला हमने देख लिया, सभी पक्षों को देख लिया और जिन लोगों ने जो विचारें व्यक्त किया उनको देख लिया। अब इसके साथ साथ एक प्रमुख घटना यहाँ पर जो है बैगन ट्रेजरी वाली, मतलब एक जो है कि डिब्बा था रेलगाड़ी का, उसमें जो विद्रोही थे, नवंबर 1921 की घटना है कि 100 विद्रोही थे, उनको पकड़कर ले जाया जा रहा था। कहाँ? उन्हें तिरूर से पोदनूर की केंद्रीय जेल में ले जाया जा रहा था। एक डिब्बे जो माल गाड़ी का डिब्बा था उसमें भर करके, जिसमें 67 मोपला कैदियों की दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो यही पूरा मामला था। हमने पूरा पक्ष विपक्ष सब कुछ देखने की कोशिश की और इसके साथ साथ मैंने अपने विचार इसमें व्यक्त नहीं किए। मैंने जो है कि जितने भी लेखक थे, जितने भी विचार थे, जैसे कि हाजी को लेकर ही था, तो हाजी को लेकर जिन व्यक्तियों ने जो बातें कही उन सबको मैंने बता दिया। अम्बेडकर साहब के क्या विचार थे और इसके साथ साथ इनविसेंट के क्या विचार थे और वहाँ के डिप्टी कलेक्टर रहे नायर जी के क्या विचार थे और इसके साथ साथ इनके पक्ष को लेकर के जो बातें कही गई उनको बता दिया। जैसे कि किस लोगों ने कहा कि यह किसान विद्रोह था, तो किसान विद्रोह के बारे में किसने कहा? जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने इसे लेफ्टिस्ट, उन्होंने जो है कि किसान विद्रोह के तौर पर इसे परिभाषित करने की कोशिश की और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने तो हाजी को भगत सिंह से तुलना की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप इसे गलत ना सोचें, नहीं तो आप सोचें कहाँ भगत सिंह, कहाँ ये जितने लोगों के विचार थे उन्हें मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की। जैसा कि जो विवादित टॉपिक होता है या फिर इतिहास के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर लोग अपने बात को रख देते हैं और दूसरे पक्ष को नहीं बताते, तो हम पक्ष और विपक्ष दोनों को देखें और इसके साथ साथ अगर हम बीच का रास्ता या कंक्लूजन के तौर पर कुछ बातें कहना चाहें तो इस बात को सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया कि शुरुआती दौर में जो था, जैसे कि शुरुआती दौर में ही बताया कि मुसलमान ने ही विद्रोह नहीं लाया था, इसमें कुछ हिंदू भी शामिल थे, लेकिन जब हिंसा भीड़ जो विद्रोही थे वो अगर भीड़ के तौर पर जब उभर कर सामने आए, तब इसके बाद क्या हुआ? जब भीड़ के तौर पर उभर कर सामने आए तब जो हिंदू थे उनका नरसंहार स्टार्ट हो गया। और यही बात उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, अपनी बुक में ही कहा है। आप द प्रिंट का आर्टिकल पढ़ सकते हैं इसकी प्रामाणिकता के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर आप उनकी किताब भी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो विद्रोह था ये ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध था, ये तो जो है कि समझा जा सकता है, लेकिन हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ ये काफी हैरान करने वाला है। ये बातें भीमराव अम्बेडकर जी ने कही और गांधी जी ने कोई विशेष बातें यहाँ पर नहीं कही और जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा यहाँ पर दौरा नहीं किया, शांति बहाली करने की कोशिश भी नहीं की। और हमने इन सभी बिंदुओं को बहुत विस्तार में देखा, सभी पक्षों को देखा, सभी विपक्षों को देखा और इसके साथ साथ बीच की जो बातें थी उनको मैंने बताने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ यह लेक्चर आपको काफी ज्यादा सटीक और प्रामाणिक लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर जो है कि कमेंट करें, लेकिन विषय में गलत कमेंट ना करें जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हों। तो हमें एक जागरूक नागरिक के तौर पर सभी पक्षों को जानना जरूरी है। इतिहास में ऐसे विवादास्पद बिंदु बने रहते हैं जिन्हें हम संतुलित होकर के ही समझ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें इतिहास का एक ही पक्ष ना दिखाया जाए, सिक्के का एक ही पहलू ना दिखाया जाए, हमें दोनों पहलू दिखाए जाएं। उसके पक्ष में किस लोगों ने क्या बातें कही उसे बताया जाए और उसके साथ साथ उसके विपक्ष में क्या बातें कहेंगे इसे बताया जाए। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी रोचक लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे कि वे सटीक बातों को समझ सकें और जान सकें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।